नमस्ते। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपका परिचय जिम्नोस्पर्म से कराने का प्रयास करूंगा। जिम्नोस्पर्म शब्द का उद्भव ग्रीक वर्ड जिम्नोस मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड, अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज नग्न होते हैं जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। हिंदी में हम इन्हें अनावर्त बीजी पादप भी कहते हैं। यह जो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है उसका एक सब डिवीजन है। स्पर्मेटोफाइटा का भी उद्भव ग्रीक शब्द स्पर्मा मतलब सीड और फाइटोन मतलब प्लांट, ऐसे पादप जिनमें बीज बनता है, सारे के सारे स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आने वाले पादप जिम्नोस्पर्म और दूसरे एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म में वे सभी पौधे आते हैं जिनमें बीज नग्न प्रकार के होते हैं, वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में आते हैं। और जिम्नोस्पर्म शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने किया था, जो अरस्तु के शिष्य थे। और इन्होंने जिस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया उस पुस्तक का नाम इंक्वायरी टू प्लांट्स है। लोअर जिम्नोस्पर्म साइकेडेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, जबकि हायर जिम्नोस्पर्म नीटेल्स और कोनिफरेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। लोअर जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा से समानताएं दर्शाते हैं, जबकि हायर जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म से समानताएं दर्शाते हैं। गोइबेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जो उन्होंने दिया था फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी, अर्थात ऐसे फेनेरोगैम जिनमें अंडाशय का अभाव होता है। अपन जानते हैं कि ओवरी है वो रूपांतरित फल है और सीड फल के अंदर आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में फल का निर्माण नहीं होता, सीधे सीड ही पाए जाते हैं। इसी के कारण इन्हें नग्नबीजी पादप भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप जगत का एक छोटा सा समूह है, जिसमें लगभग 70 वंश और 725 प्रजातियां आती है, और ये दुनिया के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी। अपने राजस्थान में भी एकमात्र जिम्नोस्पर्म प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसका नाम इफिड्रा फोलिएटा है। और इंडिया में दो तरह के डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, इंडियन थार डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट। जो लेह लद्दाख का डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। इफिड्रा की एक प्रजाति लेह लद्दाख के डेजर्ट में भी पाई जाती है, जिसका नाम इफिड्रा जिरार्डियाना है। टेरिडोस्पर्मेल्स एवं कोर्डाइटेल्स का प्रथम प्रादुर्भाव अपर डिवोनियन और लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था, जो पेलियोजोइक एरा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनका जो प्रादुर्भाव है वो लगभग 300 मिलियन से भी अधिक वर्षों पूर्व का है। अर्थात जिम्नोस्पर्म 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस हमारी पृथ्वी पे और अर्थ पे पाए जाते थे। बेनिटाइटेल्स जो पाए जाते थे वो कब, मिडिल क्रिटेशियस से लेके अपर ट्रायसिक तक बेनिटाइटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जिम्नोस्पर्म पाए जाते थे। जबकि जो पेंटोजाइलेंस ऑर्डर है, इनका वितरण और व्याप जूरासिक पीरियड में
देखा गया है। ये मिडिल क्रिटेशियस, अपर ट्राइएसिक और जूरेसिक पीरियड है। ये मीजोजोइक एरा के अंतर्गत आते हैं। ये टेरिडोस्पर्मेल्स, कोर्डाइटेल्स, बेनिटाइटेल्स ये सभी और पेंटोजाइलेंस ये ऐसे ऑर्डर हैं जिनमें जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म है वो ही पाए जाते हैं। अर्थात ये ऑर्डर फॉसिल जिम्नोस्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ अपन देखें तो लिविंग जो जिम्नोस्पर्म है वो साइकेडेल्स, गिंकोएल्स, कोनिफरेल्स तथा निटेल्स गणों में पाए जाते हैं और इन गणों के अंतर्गत इनका वर्णन किया जाता है। जिम्नोस्पर्म को अगर अपन सामान्यतः परिभाषित करना चाहें तो ऐसे प्लांट जिनमें ओव्यूल है वो अंडाशय से आवृत नहीं होते हैं और सीड नग्न होते हैं। और जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का वो है कि पोलन ग्रेन है इनके, वो ओव्यूल की सतह पे जर्मिनेट करते हैं। ये एक ऐसा लक्षण है जो और किसी भी बीजीय पादपों में नहीं पाया जाता, एंजियोस्पर्मिक पादपों में नहीं पाया जाता कि पोलन ग्रेन ओव्यूल की सरफेस पे अंकुरित हो। यह एकमात्र जिम्नोस्पर्म का ऐसा लक्षण है जो दूसरे पादपों में नहीं देखने को मिलता। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन अनुपस्थित होता है। जैसे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है और इनका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स सामान्यतः अनुपस्थित होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो सबसे एडवांस ऑर्डर है जिसे अपन निटेल्स कहते हैं, उसमें वर्गीकृत पादपों में वेसल्स पाई जाती है। निटेल्स में जो पादप आते हैं उनमें है नीटम, वेल्विस्चिया और अपने थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म जिसे अपन इफिड्रा फोलिएटा कहते हैं आते हैं। और इनमें जाइलम में वेसल्स पाई जाती है। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षणों के बारे में बताने का प्रयास नहीं किया। मैंने इसमें केवल जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका प्रादुर्भाव किस एरा के कौन से कालखंड में हुआ और इनके ऐसे कौन से लक्षण हैं जो केवल इन्हीं तक सीमित है, दूसरे पादपों में नहीं पाए जाते, आदि विषयों को बताने का प्रयास किया है इस व्याख्यान के माध्यम से। मैंने आगे के व्याख्यान में जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, उनके वेजिटेटिव लक्षण क्या है, उनके जनरेटिव लक्षण क्या है, उनमें जनन किस तरह से होता है, आदि जो महत्वपूर्ण लक्षण है उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आप इस व्याख्यान में बताई गई सभी बातों का अध्ययन कीजिएगा, पुस्तक की हेल्प भी लीजिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमसे पूछिएगा, क्योंकि कोरोना काल है। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।